Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 18th November 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about death sentence for former Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina ji. Important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो लास्ट ईयर तक शेख हसीना जी वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश एंड शी हैड बीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश फॉर लास्ट 15 ईयर्स। उनकी जो पार्टी है अवामी लीग वो लगातार पावर में थी पिछले 15 सालों से 3 टर्म के लिए। उनके टेन्योर के दौरान बांग्लादेश के अंदर खूब इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिला, बट एट द सेम टाइम शी वाज अक्यूज्ड फॉर हैविंग अथॉरिटेरियन वे ऑफ लीडरशिप। लोगों के जो क्रिटिसिज्म है अगेंस्ट हर गवर्नमेंट उसको सप्रेस करना, पॉलिटिकल राइट्स को सप्रेस करना। जब कोई सरकार जनता के पॉलिटिकल राइट्स को सप्रेस करे, उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को सप्रेस करे, तो वैसी ही सरकार को कहा जाता है अथॉरिटेरियन रेजिम। तो इस तरीके के क्रिटिसिज्म लगातार हो रहे थे शेख हसीना जी के गवर्नमेंट के। फिर इनकी सरकार ने साल 2018 में गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड कुछ ऐसी पॉलिसी लाई जिसके अंतर्गत ऐसा लग रहा था कि द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू फेवर द सपोर्टर्स ऑफ रूलिंग पार्टी। बेसिकली बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 में हुआ, उसमें शेख हसीना जी के जो पिताजी थे शेख मुजीबुर रहमान, ही वांटेड टू क्रिएट ए सेपरेट कंट्री। उस टाइम तक वो जो ईस्ट पाकिस्तान था उसको एक अलग इंडिपेंडेंट देश बनाना चाहते थे बांग्लादेश। तो उस टाइम में जो लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया और फिर बांग्लादेश एक अलग देश बना, उसमें भारत ने भी कंट्रीब्यूट किया। उन लोगों को कहा गया फ्रीडम फाइटर्स और उनके बच्चों को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की प्रोविजंस लाई गई साल 2018 में। तो कहीं ना कहीं शेख मुजीबुर रहमान जो शेख हसीना जी के पिताजी थे, उनकी पार्टी अवामी लीग को ही इनहेरिट किया था शेख हसीना जी ने। तो अपने पार्टी के सपोर्टर्स, क्योंकि इनके पिताजी ने इस पार्टी को बनाया था और ये पार्टी मेनली चाह रही थी लिबरेशन, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाना। और अब इन्होंने उस तरह के लोगों को जिन्होंने बांग्लादेश को लिबरेट कराया उनको फ्रीडम फाइटर डिक्लेयर करके और उनको सरकारी नौकरियों में उनके बच्चों को रिजर्वेशन की व्यवस्था दी। तो इनडायरेक्टली इट वाज बीइंग सीन दैट हर गवर्नमेंट इज फेवरिंग द सपोर्टर्स ऑफ हर पार्टी, दैट इज अवामी लीग। इस कारण से बाकी जो लोग हैं जिनको इस रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल पा रहा था, उस कैटेगरी के जो यूथ हैं उनके मन में गुस्सा बढ़ रहा था। द सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन वाज बिल्डिंग अप और किसी भी तरीके के क्रिटिसिज्म को सप्रेस करने के लिए हाई हैंडेड अप्रोच लिया जा रहा था, लोगों को जबरदस्ती चुप कराया जा रहा था। एक तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है बट दूसरे तरफ अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप वाज बीइंग प्रैक्टिस्ड। और फिर हुआ क्या, पिछले साल अगस्त में एकाएक से मास लेवल पे, जुलाई से ही शुरू हो गया था, अगस्त तक जाते जाते दिस प्रोटेस्ट टुक वायलेंट टर्न एंड देन शेख हसीना हैड टू फ्ली हर कंट्री बांग्लादेश। उनको अपना देश छोड़ना पड़ा। शी टुक रेफ्यूज इन इंडिया। इंडिया ऐसे फॉर्मली ऐसे नहीं अनाउंस कर रहा है कि हमने शेख हसीना जी को रेफ्यूज दिया है अपने देश में, बट यस शी इज राइट नाउ इन इंडिया, सेल्टर्ड इन इंडिया। तो ये है पिछले एक साल में जो चीजें हुई हैं, पिछले साल बेसिकली जो चीजें हुई हैं बांग्लादेश में। अब उसके बाद बांग्लादेश के अंदर नई सरकार आई अंडर मोहम्मद यूनिस। इसको कहा गया है केयर टेकर गवर्नमेंट या एंटरिम गवर्नमेंट, तत्कालीन सरकार है ये। 5 अगस्त को शेख हसीना टू लीव हर कंट्री, शी फ्लेड टू इंडिया। फिर 8 अगस्त को एंटरिम गवर्नमेंट इज क्रिएटेड बाय मोहम्मद यूनुस। और बाद में ऐसा है कि कहा है मोहम्मद यूनुस ने कि साल 2026 में बांग्लादेश के अंदर इलेक्शंस कराए जाएंगे एंड देन अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट विल बी रीइंस्टेटेड इन बांग्लादेश। लेकिन अभी के लिए वहां पे
केयर टेकर गवर्नमेंट को हेड कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस ने ट्रिब्यूनल के अंदर एक इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ऑफ बांग्लादेश, आईसीटी ऑफ बांग्लादेश, इसके अंतर्गत कई सारे केस रजिस्टर किए अगेंस्ट शेख हसीना, ओवरऑल अंडर द थीम क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जिसके अंतर्गत उनके खिलाफ केसेस लगाए गए ऑफ मर्डर, टॉर्चर, किलिंग्स, इस तरह के कई सारे केसेस लगाए गए। अब वो जो इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल है, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है ऑफ बांग्लादेश, उसने शेख हसीना जी को गिल्टी पाया है ऑफ ऑल दीज एलिगेशंस और उनको डेथ सेंटेंस सुनाया है, मौत की सजा सुनाई है। अब एक नजरिए से देखा जाए तो ये बांग्लादेश का इंटरनल मामला है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं भारत का इंटरेस्ट भी अलाइंड है, क्योंकि शेख हसीना इज करेंटली नाउ इन इंडिया। भारत क्यों सपोर्ट कर रहा है शेख हसीना जी को? उसके पीछे कारण है कि जो अवामी लीग है, जिसने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर को सामने से लीड किया, उसको फिर भारत ने भी इनडायरेक्टली सपोर्ट किया। अल्टीमेटली इंडियन आर्मी वेंट इनटू ईस्ट पाकिस्तान एंड लिबरेटेड इट इनटू अ न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश। तो अवामी लीग के साथ भारत के संबंध हमेशा से ही अच्छे रहे हैं, जो शेख हसीना जी की पार्टी रही है। इनके पिताजी शेख मुजीबुर रहमान के साथ या अब शेख हसीना जी के रिजीम के दौरान भारत के संबंध अच्छे रहे हैं। तो बांग्लादेश के अंदर अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम देखो तो वहाँ पे मेनली इसी एरिया के अराउंड डिवीजन है, इसी लाइन के अराउंड डिवीजन है। जो लोग 1971 में बांग्लादेश को लिबरेट कराना चाहते थे, वो सब हो गए अवामी लीग के सपोर्टर्स। जो उस टाइम में भी चाहते थे कि बांग्लादेश ना बने, वो बेसिकली जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसका नाम है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, या फिर और भी कुछ रेडिकल ग्रुप्स हैं वहाँ पे, जमाते इस्लामी एंड ऑल। वो सब राइट सिंस 1971 एंटी अवामी लीग हैं, एंड एंटी अवामी लीग का मतलब दे आर एंटी इंडिया ऑल्सो। तो भारत का कहीं ना कहीं हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर रहा है फॉर अवामी लीग एज वेल एज शेख हसीना। तो हमने शेख हसीना जी को शेल्टर दिया आफ्टर कू इन बांग्लादेश। वहां पे चेंज इन रेजिम के बाद सी हैड टू फ्ली हर कंट्री, भारत ने उनको शेल्टर दिया है। अब जब उनको वहां पे डेथ सेंटेंस सुनाया गया है, तो भारत के ऊपर अब सीधा सीधा अब प्रेशर बिल्ड होगा कि आप एक्स्ट्राडाइट बैक कीजिए शेख हसीना जी को बांग्लादेश के अंदर। अगर भारत उनको सीधा सीधा भेज देता है तो फिर सी माइट बी हैंग्ड। उस केस में भारत के ऊपर फिर ये इंटरनेशनल लेवल पे एलिगेशंस लगेगा कि इंडिया कुड नॉट विथस्टैंड द प्रेशर, इनजस्टिस के अगेंस्ट इंडिया जो है बाउड डाउन। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया है, इसको अनजस्ट या अनफेयर तरीके से देखा जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं विच हंटिंग के भी एलिगेशंस हैं कि जानबूझकर के बहुत सारे फॉल्स केसेस भी लगाए गए हैं शेख हसीना जी के ऊपर। तो भारत वो इंटरनेशनल प्रेशर नहीं झेलना चाहता, इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म अननेसेसरी होगा कि इंडिया कुड नॉट विथस्टैंड द अनफेयर ट्रायल दैट वाज डन इन बांग्लादेश। इट वाज बेसिकली वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। और अगर हम नहीं भेजते हैं, इफ वी डू नॉट एक्स्ट्राडाइट बैक शेख हसीना टू बांग्लादेश, तो हमारे रिलेशंस बांग्लादेश की करेंट रिजीम के साथ खराब होगा। उसके बाद उसका सीधा सीधा असर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के इंटरनल सिक्योरिटी पे देखने को मिल सकता है। द इंसर्जेंट ग्रुप्स एक्टिव इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक एनएससीएन खापलांग या फिर इवन अल्फा में गेट सम सपोर्ट फ्रॉम द करेंट रिजीम ऑफ बांग्लादेश। तो भारत के लिए एक अगेन डिप्लोमेटिक डायलेमा वाली सिचुएशन बन गई है। ये जो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है, इसको शेख हसीना जी ने ही बनाया था साल 2009 में। 2008 के इलेक्शन के बाद उनके खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट होने शुरू हुए थे। 2008 में भी ऐसी स्थिति बनी थी। उस टाइम में उन्होंने एक ट्रिब्यूनल बनाया था, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, इन ऑर्डर टू प्रोसिक्यूट दोज हु वेयर इन कोलैबोरेशन विद पाकिस्तान ड्यूरिंग 1971 लिबरेशन वॉर। मैंने आपको पहले ही समझाया है, शेख हसीना की जो पार्टी अवामी लीग, उसमें मेनली उनके वो सपोर्टर्स हैं जो अलग देश बनाना चाहते थे, और उनके जो क्रिटिक्स हैं, ओपोनेंट्स हैं, वो आज भी वो हैं जो 1971 में नहीं चाहते थे कि अलग देश बने। तो 1971 के लिबरेशन वॉर के दौरान जिन लोगों ने भी पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट किया,
और फ्रीडम फाइटर्स के अगेंस्ट एट्रोसिटीज की, इनह्यूमन एक्टिविटीज की, किलिंग एंड मर्डर किया, उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए साल 2008-9 में ये ट्रिब्यूनल बनाया था शेख हसीना जी ने। लेकिन ऑफ कोर्स इस ट्रिब्यूनल की मदद से सी वाज टारगेटिंग हर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। जो उनको क्रिटिसाइज करता उसको इस ट्रिब्यूनल के थ्रू सजा दिलवा देती कि तुम 1971 में एंटी नेशनलिस्ट काम किया था, तुम पाकिस्तान को सहयोग दे रहा था, यू वेर अलाइनिंग विथ पाकिस्तान, यू डिड नॉट वांटेड टू क्रिएट इंडिपेंडेंट कंट्री। तो ये सब कराती थी। And now the same tribunal is being used against her. So if you create a monster, that monster may be turned against you as well. इस तरह के monsters को कहा जाता है फ्रैंकेस्टीन monster। एक अंग्रेजी शब्द है बेसिकली फ्रैंकेस्टीन monster कि if you create a monster, that monster may turn against you someday. This ICT is turning out to be Frankenstein monster for Sheikh Hasina ji, and now she has been alleged and also convicted of murder, genocide and torture, and for that she has been awarded death sentence by this ICT. भारत क्या कर सकता है going forward? We need to maintain a silence या quiet diplomatic support to the current regime of Bangladesh. हम लोग को बैकडोर डिप्लोमेसी पुश करनी चाहिए। हमें सामने से ऐसा नहीं देखना चाहिए कि भारत जो है वो प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है करंट रेजिम को, बट बैकडोर डिप्लोमेसी के थ्रू वी शुड रिक्वेस्ट फॉर फेयर ट्रायल टू शेख हसीना। साथ ही साथ वी शुड अवॉइड ऑफरिंग असाइलम पब्लिकली। हमें पब्लिकली या ऑफिशियली ये कभी नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमने उनको असाइलम दिया है, फॉर्मली नहीं दिया है। ठीक है, दुनिया जानती है कि वो भारत में है, लेकिन हमने उनको फॉर्मली असाइलम दिया है। ऐसा करने से इट विल बी कंसिडर्ड एज एंटी बांग्लादेश स्टैंड। जो करंट रेजिम है उसका एंटी स्टैंड देखा जा सकता है, तो उसको अवॉइड करना है। बैक चैनल या बैकडोर डिप्लोमेसी के थ्रू शेख हसीना जी को फेयर ट्रायल दिलवाने की कोशिश करनी है। ये केस को रीओपन कराया जा सकता है। साथ ही साथ इंटरनेशनल मेडिएशन के लिए भी भारत को सीख करना चाहिए कि बाकी के दुनिया के देश भी इस मामले में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएं, so that there is a peaceful transition and fair trial given to Sheikh Hasina. Why India should take the entire heat on itself? पर चाहे जो भी हो, इंडिया मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ओन इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट, और उस कारण से वी मस्ट नॉट कन्फ्रंट द करेंट रेजिम इन बांग्लादेश जस्ट टू प्रोटेक्ट आवर ओल्ड relations with Sheikh Hasina and Awami League. Next topic is about Sentinel-6B. Important from our syllabus GS paper 3 Science and Technology point of view. छोटा सा टॉपिक है। Sentinel-6B एक इंटरनेशनल ओशन मॉनिटरिंग सैटेलाइट मिशन है, जिसकी मदद से कंटिन्यूअसली सी लेवल राइज को मॉनिटर किया जाएगा, ओशन टेम्परेचर एज वेल एज ओशन करंट्स को मॉनिटर किया जाएगा। इससे वी विल गेट एन आइडिया अबाउट क्लाइमेट चेंज। अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो सी लेवल राइज में तो उसका असर दिखेगा और उससे हम लोग क्लाइमेट चेंज को समझ पाएंगे। तो सेंटिनल-6 भी सी को एंड ओशन को स्टडी करके क्लाइमेट चेंज के बारे में पता लगाएगा। दिस Sentinel-6B is second satellite under Sentinel-6 mission which was launched in 2020. उसमें जो पहला सैटेलाइट भेजा गया था वो था Sentinel-6 माइकल फ्रेलिक। अब दूसरा भेजा गया है Sentinel-6B। ये दो सैटेलाइट्स अभी तक हैं अंडर Sentinel-6 मिशन, जिनका काम है दुनिया भर में ओशंस को मॉनिटर करना, उनके अंदर सी राइज को रजिस्टर करना, जिसकी मदद से क्लाइमेट चेंज को हम लोग समझ पाए। इस Sentinel-6 मिशन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन कोलैबोरेशन बिटवीन एज ए रिजल्ट ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन नासा, यूएस की जो स्पेस एजेंसी है, उसके अलावा यूएस की ही दूसरी एजेंसी है NOAA, नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये तीन मुख्य एजेंसी हैं जो मिल करके Sentinel-6 मिशन रन कर रही हैं, जिसमें से पहला सैटेलाइट साल 2020 में भेजा गया, दूसरा सैटेलाइट हाल फिलहाल में भेजा गया है। दैट इज द करंट न्यूज। Sentinel-6B वाज लॉन्च्ड। तो इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट व्हाइट कॉलर टेररिज्म। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, व्हाइट कॉलर टेररिज्म का मतलब होता है टेररिस्ट एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय प्रोफेशनल्स एंड एजुकेटेड इंडिविजुअल्स लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स,
when they use the resources available to them like their academic network या financial resources, they mobilize these resources in order to conduct terror activities और violence. तो इस तरीके की एक्टिविटीज को कहा जाता है white collar terrorism. This white collar terrorism is relatively a new phenomena. It is in contrast with the notion, idea that terrorism is mainly conducted by radicalized, unemployed, uneducated, vulnerable youth. But ये जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म है, इट हैज बीन इन न्यूज वेरी रिसेंटली बिकॉज जो हाल फिलहाल में दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हमने विटनेस किया, उसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद पाया जा रहा है कि जो 3 मेन एक्यूज्ड हैं, ऑल 3 वेयर डॉक्टर्स, वेल एस्टैब्लिश्ड सेटल्ड डॉक्टर्स. They were educated professional individuals and yet they were aligned with या related with Pakistan based terrorist organization जैसे मोहम्मद, and they conducted Delhi bomb blast killing more than 10 people. तो इसके बाद से टर्म व्हाइट कॉलर टेररिज्म हैज बीन इन ट्रेंड इन न्यूज एंड दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि व्हाइट कॉलर टेररिज्म को रोकना और भी कठिन होगा, क्योंकि इनको ट्रैक कर पाना, ट्रेस कर पाना, इस तरीके के जो रेडिकलाइज्ड इंडिविजुअल्स हैं, जो बेहतर जगहों पे, अच्छे जगहों पे एजुकेटेड पोजीशन, एजुकेटेड यूथ हैं, गुड रेप्यूटेड पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं, इनको ट्रैक कर पाना और इनको प्रिवेंट कर पाना फ्रॉम कमिटिंग एनी टेररिस्ट एक्टिविटी इज गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट फॉर आवर सिक्योरिटी एजेंसीज. कारण क्या है बिहाइंड द इमरजेंस ऑफ व्हाइट कॉलर टेररिज्म? व्हाइट कॉलर टेररिज्म क्यों देखने को मिल रहा है? उसके पीछे कारण है रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी. देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आप इमोशनल लेवल पे चीजों को समझिए कि आप के खिलाफ सच में एट्रोसिटीज हो रही है या नहीं हो रही है, उससे ज्यादा इम्पैक्ट करता है या मायने रखता है आपके लिए कि आप क्या सच में महसूस करते हैं. इफ यू फील दैट यू आर बीइंग subjected to atrocities, if you are being deprived, then that is going to be your reality. So your reality is how or what you think. So there are many youth from the marginalized segment, a minority segment, who are in good positions, yet they have the sense of relative deprivation, that they are being deprived and not given fair treatment. This sense of relative deprivation might be coming from some radicalized cleric या orthodox cleric groups जो उनके दिमाग में ऐसी बातें डाल रहे हों. देखिए, ये टॉपिक जो है बहुत सेंसिटिव है. यहाँ पे आपको किसी भी कम्युनिटी का नाम लिए बिना किसी स्टीरियोटाइपिंग या स्टिग्मेटाइजिंग किए हुए आपको आंसर लिखने होंगे. अब व्हाइट कॉलर टेररिज्म आएगा तो आपको आंसर तो लिखना है, बट डोंट यूज एनी नेम ऑफ एनी कम्युनिटी और एनीथिंग. ठीक है ना? ऐसा नहीं करना है. तो आपको बस ऐसे जनरल बातें लिखनी है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज में समटाइम्स या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, बेटर वर्ड वुड बी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में समटाइम्स द सेंस ऑफ रिलेटिव डिप्रिवेशन इज देयर. देखिए, जो सच में पुअर है वो तो डिप्राइव्ड है, उसके मन में इनजस्टिस की भावना तो आएगी ही आएगी, बट जो वेल ऑफ है, जो एजुकेटेड है, उसके मन में भी डिप्रिवेशन की भावना कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, वो भावना डेवलप की जा सकती है, और उसी को कहा जाता है रिलेटिव डिप्रिवेशन. परसीव्ड सेंस ऑफ इनजस्टिस. आपके साथ इनजस्टिस हो रहा हो तब भी अगर आपको उसका एहसास ना हो रहा हो तो यू मे नॉट बिकम वॉयलेंट, और आपके साथ शायद से इनजस्टिस ना भी हो रहा हो, येट यू फील दैट यू आर बीइंग ट्रीटेड इन अनजस्ट मैनर, then you may turn violent, and that is relative deprivation theory, the perceived sense of injustice. आइडियोलॉजिकल रेडिकलाइजेशन थ्रू सोशल मीडिया. पहला और दूसरा पॉइंट आपस में रिलेटेड है. सोशल मीडिया ने दुनिया भर के तमाम जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको एक नया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है. अगर दुनिया आपस में रिलेट हो रही है, इंटीग्रेट हो रही है, तो टेररिस्ट ग्रुप्स भी आपस में इंटीग्रेट हो रहे हैं, एंड दे आर एक्टिवली यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन ऑर्डर टू एम्पलीफाई दिस सेंस ऑफ रिलेटिव डिप्रिवेशन अमंग्स्ट द यूथ अक्रॉस द वर्ल्ड. सोशल आइडेंटिटी का भी कॉन्सेप्ट है. बहुत बार कुछ यूथ को ऐसा लगता है कि देयर आइडेंटिटी इज बीइंग सप्रेस्ड. दे आर इकोनॉमिकली वेल ऑफ, ठीक है, बट उनकी कल्चरल या रिलीजियस आइडेंटिटी है
वो सप्रेस की जा रही है, एंड दे समटाइम्स आर चैनलाइज्ड टू एसर्ट देयर रिलीजियस एंड कल्चरल आइडेंटिटी। उनको फील कराया जाता है कि यू नीड टू एसर्ट हु यू आर, जबकि जो सच्चाई में उसकी ऐसी जरूरत होगी नहीं, बट देन अगेन दे आर मेड टू रियलाइज दैट देयर कल्चरल आइडेंटिटी इज बीइंग सप्रेस्ड। तो एक तो है इकोनॉमिक डिप्रीवेशन, ये जो रिलेटिव डिप्रीवेशन थ्योरी है इकोनॉमिक सेंस में है कि तुम्हारे साथ अभी भी इनजस्टिस हो रहा है। दूसरा कल्चरल एंड रिलीजियस सेंस में कि तुम्हारा कल्चर एंड रिलीजियस जो आइडेंटिटी है वो सप्रेस हो रही है। इकोनॉमिकली तुमको अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं, बट योर कल्चरल एंड रिलीजियस इंटरेस्ट एंड आइडेंटिटी विल be diminished over a period of time, and you need to assert your cultural and religious identity. And of course ग्लोबलाइजेशन के कारण ऑनलाइन कनेक्शंस आए हैं, तो मूवमेंट ऑफ मनी अक्रॉस द बॉर्डर एंड mobilizing the youth, especially the educated youth, has become easier for the terrorist organizations. So these could be some reasons behind rise of white collar terrorism. Social media and globalization are related concepts but not exactly the same. Globalization means interconnected world. Interconnected world में it's not just about social media, it's also about free movement of ideas, money, individuals across the border, and that is also allowing these young professionals to engage into white collar terror activities. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी में क्या होता है व्हाइट कॉलर टेररिज्म, इसके इमरजेंस के पीछे के कारण क्या है, एंड व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस दैट इट पुट एंड हाउ इट कुड बी टैकल्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट स्पेशल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन असम, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो करंट न्यूज ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फैसला किया है कि असम के अंदर स्पेशल रिवीजन किया जाएगा ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, जिसमें कट ऑफ डेट रहेगी 1 जनवरी 2026। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों की भी एज 1 जनवरी 2026 तक 18 साल की हो जाएगी, दे विल बी इनरोल्ड इनटू वोटर लिस्ट या इलेक्टोरल रोल्स, दोनों एक ही बात है। इलेक्टोरल रोल्स इज मोर ऑफिशियल फॉर्म ऑफ द वर्ड वोटर लिस्ट। तो वोटर लिस्ट में बेसिकली नाम चढ़ जाएगा, आप एलिजिबल होंगे वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाने के लिए अगर आप 1 जनवरी 2026 तक 18 साल के या उससे ज़्यादा के हो जाते हैं। तो अब ये जो असम में किया जा रहा है रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो भारत के बाकी स्टेट्स में किया जाएगा बाय इलेक्शन कमीशन। पहले बिहार में किया गया, भारत के बाकी स्टेट्स में किया जाएगा, उसके तुलना में ये अलग कैसे असम वाला। तो असम में हो रहा है स्पेशल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, नॉट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में क्या होता है कि हर एक इंसान को फिर से अप्लाई करना होता है, जैसे बिहार में हुआ, बाकी स्टेट्स में होगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर। तो वहां पे हर एक इंसान को जिसका नाम पहले से भी वोटर लिस्ट में, उसको फिर से अप्लाई करना होगा और सबका बैकग्राउंड चेक होगा कि ये एलिजिबल है या नहीं, तब जाकर के उसका नाम दोबारा से वोटर लिस्ट में आएगा। स्पेशल रिवीजन जो असम में भी किया जा रहा है, उसमें सबको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जिसका नाम पहले से वोटर लिस्ट में, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू सबमिट एनी एन्यूमरेशन फॉर्म अगेन। जो बेसिकली नए एलिजिबल वोटर्स हैं जो 18 साल के हो जाएंगे बाय दिस डेट 1 जनवरी 2026, उनका नाम रजिस्टर या अपडेट किया जाएगा इन द वोटर लिस्ट थ्रू हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन बाय बूथ लेवल ऑफिसर्स। आसाम के अंदर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्यों नहीं किया जा रहा, उसके पीछे का कारण भी मैंने आपको बताया था। आसाम के अंदर NRC को अपडेट किया गया है और वो प्रोसेस अभी पूरी तरह से कंप्लीट हुआ नहीं है। लगभग 20 लाख इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई किया गया है एज इलीगल रेजिडेंट्स ऑफ इन आसाम, और उनका मामला अब रखा जाएगा फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स के सामने। साथ ही साथ आसाम के अंदर जो सिटीजन से रिलेटेड प्रोविजन है वो थोड़ा स्पेशल है बिकॉज ऑफ सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। इस कारण से आसाम के अंदर SIR नहीं किया जा रहा है, बाकी भारत के अलग अलग स्टेट्स में किया जा रहा है। ऐसा सिंपल सा प्रीलिम्स में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द क्वालिफाइंग डेट। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्रिप्टो करेंसीज पे प्रॉफिट पे अगर सेल करते हैं तो प्रॉफिट पे टैक्स भरना होगा, बट द रेट इज नॉट रेगुलराइज इनकम टैक्स। सीधा 30% फ्लैट रेट है क्रिप्टो करेंसीज पे। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट गलत है। डॉल्फिन्स को ट्रेन नहीं किया गया फिशरमैन द्वारा। ये जो
रिलेशन डेवलप हुआ फिशरमैन और डॉल्फिन्स के बीच में, वो म्यूचुअलिस्टिक एंड अपॉर्चुनिस्टिक है, इसमें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है डॉल्फिन्स को। ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बीसीजी वैक्सीन डज नॉट प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। एंड वृंदावनी वस्त्र से रिलेटेड द सेकंड स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग, इट इज नॉट अबाउट रामायण बट लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।